गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आप सब लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अब ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी स्कूल भी जल्दी खुल जाएगी। आपको स्कूल में आके ज़्यादा नहीं लगता है कि सरकार कई राज्यों में खोल दिया, जैसे कि हरियाणा, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तो राज्यों ने स्कूल खोलने की घोषणा कर दी और लगता है कि शायद कल 16 तारीख से ये स्कूलें खुल जाएगी। और हो सकता है कि अपने भी जल्दी राजस्थान में भी जल्दी सरकार इस प्रयास कर सके कि जल्दी स्कूल खोल दे, तो शायद या तो जुलाई के लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में अपनी स्कूल खुल जाएगी, तो आपकी पढ़ाई में इतनी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अभी से आप अपनी पढ़ाई और अच्छे से करते रहें। मैं सुनिश्चित करता हूँ आज कैसा 10 अच्छा 10 SST लेसन वही अपना दूसरा चल रहा है, खत्म हो जाएगा। अध्याय 2 संवाद आज ये खत्म हो जाएगा। अभी तक हमने इस चैप्टर में संवाद का अर्थ, संवाद का निर्माण कैसे होता है, वो संवाद की विशेषता है, इनके बारे में चर्चा की। साथ में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है या संघात्मक व्यवस्था में टकराव की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, उनकी चर्चा की। अब हम आज लास्ट में टॉपिक अपना वो है विकेंद्रीकरण। क्या है विकेंद्रीकरण? इसका पिछली चर्चा कर चुके हैं पिछली बार, अब फिर वापस एक बार देख लो कि शासन की शक्तियां में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की से कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को शक्तियां सौंपना विकेंद्रीकरण कहलाता है। क्या समझे? शासन की कुछ शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार की से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को या नीचे ग्राम पंचायत और नगर पालिका को शक्तियां देना स्थानीय स्वशासन या विकेंद्रीकरण कहलाता है। दूसरे अर्थ में हमने पढ़ा कि उच्चतर से निम्नतर में शक्तियों को बांटकर शासन करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकरण कहलाती है। कैसे? केंद्र सरकार से राज्य सरकार, राज्य सरकार से स्थानीय सरकार में शासन की शक्तियों को बराबर हिस्सों में या कुछ हिस्सों में बांटकर शासन करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकरण कहलाती है। हमने पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में ये चर्चा कर रही थी कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो समस्याएं होती है, स्थानीय समस्याएं, उनसे हम ज़्यादा अवगत होते हैं और हमारी समस्याओं को हम अच्छे से समाधान कर सकते हैं, इसलिए होती है। साथ में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए भी हमें स्थानीय शासन की जरूरत होती है। अब हम बात करें भारत में स्थानीय शासन कब से लागू किया गया, अभी आपको बता देता हूँ मैं आपको कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 ये नीति से तत्व है। ये वो तत्व होते हैं जो सरकार के लिए या सरकार के संसाधनों पर निर्भर करते हैं, ये सरकार के पद प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 ये कहता है कि लोग विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया जाए, ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया जाए। ये तो संविधान की बात थी। ऐसा नहीं है कि भारत में विकेंद्रीकरण एक नई बात है, विकेंद्रीकरण नई बात नहीं है भारत में, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में, चाहे वैदिक काल हो, वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं होती थी जो स्थानीय स्वशासन की देखरेख करती थी। उसके बाद चोल काल में, गुप्त काल में भी, मौर्य काल में भी स्थानीय स्वशासन होता था। चोल काल में ग्राम पंचायतों का गठन बहुत सुदृढ़ रूप या मजबूती रूप से देखा गया। उसके बाद
मुगल काल आया तो मुगल काल में भी स्थानीय शासन था, जिसे हम क्या बोलते थे, नाम याद नहीं आ रहा था, राजपूत कालों में भी था। अब हम स्वतंत्र हो गए। अंग्रेजी शासनकाल में सबसे पहले माउंट आबू में नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई या विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई माउंट आबू में 1872 में। तो तब से लेकिन इसे कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया। आज़ादी के बाद सबसे पहले 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। यह स्वतंत्रता के बाद विकेंद्रीकरण के लिए उठाया गया पहला कदम था। स्वतंत्रता के बाद विकेंद्रीकरण के लिए या स्थानीय स्वशासन के लिए उठाया गया पहला कदम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये था, लेकिन ये कार्यक्रम असफल रहा, असफल हो गया। क्यों हो गया? ना तो यहाँ जो लोग चुने जाते थे उनका चुनाव निश्चित होता था, निश्चित नहीं होता था, कभी 5 साल में हो रहे, कभी 10 साल में हो रहे, कभी कैसे हो रहे। ना इनके पास वित्तीय सुविधाएं थी, ना इनको शक्तियाँ थी। तो ये नाम मात्र की रह गई और विकेंद्रीकरण का कोई वास्तविक रूप उभर कर नहीं आया। विकेंद्रीकरण की दिशा में फिर वापस बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पी.के. थुंगन समिति जैसी समितियां बनाकर भारत में विकेंद्रीकरण को एक दिशा देने का प्रयास किया गया, लेकिन वो अच्छे से नहीं हो पाया। 1959 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में एक बगदली गांव है, बगदली, यहाँ ग्राम पंचायत का गठन किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर की ग्राम एक गांव है बगदली, जिसमें ग्राम पंचायत का गठन करके ग्राम पंचायतों को विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। लेकिन यहाँ पहली बार चुनाव कराने के बाद फिर चुनाव में एक व्यापक अंतराल आया, एक लंबे समय तक अंतराल आया और वहाँ कभी चुनाव होते कभी नहीं होते। ना ही इन्हें वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त थी, ना ही इन्हें कोई अधिक और शक्तियाँ प्राप्त थी जो कि अपना विकास कर सके। जब किसी के पास आर्थिक व्यवस्था ना हो और कोई शक्तियाँ ना हो तो अपना विकास करना कैसे संभव हो सके? ये व्यवस्था नहीं थी, इस कारण पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। फिर मांग उठने लगी कि विकेंद्रीकरण को या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी जाए। संवैधानिक मान्यता का मतलब ये होता है कि उसे संविधान में लिखा जाए और संविधान के लिखित के अनुसार उन्हें शक्तियाँ प्रदान की जाए। ऐसी मांग उठी। बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति आदि ने यही मांग उठाई और कि अगर जब तक इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होगा तब तक भारत में विकेंद्रीकरण को मजबूत नहीं किया जा सकता या स्थानीय स्वशासन को मजबूत नहीं किया जा सकता। उसी दिशा में आगे चलते हुए फिर 1992 में 33वां संविधान संशोधन, 33वां संविधान संशोधन अब 1992 में ही 34वां संविधान संशोधन किया गया। 34वां संविधान संशोधन किया गया। इन दोनों संशोधनों के माध्यम से विकेंद्रीकरण को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। कब? 1992 में। कब हुई? 1992 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? अगर पूछ लिया जाए भारत में विकेंद्रीकरण को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कब हुई या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कब हुई, तो आंसर आएगा अपना 33वां संविधान संशोधन और 34वां संविधान संशोधन 1992 के तहत विकेंद्रीकरण को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। अब 33वें और 34वें संविधान संशोधन के द्वारा विकेंद्रीकरण को मजबूत किया गया और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर अब जैसे निश्चित कर दिया गया। एक चीज यहाँ पे देखो, 33वां संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत से संबंधित
इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई और उन्हें क्या क्या सुविधा दी गई उसका उल्लेख किया गया। इसमें नगरीय प्रशासन, नगर पालिका या नगर के प्रशासन को कैसे चलाना है, उसके लिए क्या क्या सुविधा होगी, कौन कौन से अधिकार, कौन कौन सी शक्तियाँ होगी, उसका उल्लेख किया गया। ये किया गया। अब इनकी विशेषताएं, पहली बात, पांच वर्ष के अंतराल पर चुनाव होंगे। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। तीसरा, स्थानीय प्रशासन त्रिस्तरीय होगा। चौथा, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। पांचवा, शक्तियां का बंटवारा किया जाएगा। ये व्यवस्था की गई। अब ये तय कर दिया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव कराने कंपलसरी होंगे। पहले इसकी कोई समय सीमा नहीं थी, तो अभी निश्चित कर दिया गया था 1992 के बाद कि 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव होंगे। दूसरी कर दिया कि स्थानीय प्रशासन के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। स्थानीय और जो स्थानीय प्रशासन है उसे 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में, इसके बारे में हम बात करेंगे। और राज्य वित्त आयोग, इनको आर्थिक मदद देने के लिए और इनमें आर्थिक शक्तियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेगा राज्यपाल। ये इसका मुख्य कार्य होगा कि स्थानीय प्रशासन को कितना धन राज्य सरकार या केंद्र सरकार से प्राप्त होगी, स्थानीय प्रशासन कौन कौन से कर लगाकर अपनी धन की आपूर्ति कर सकती है, उसका निर्णय ये करेगा। और शक्तियों का बंटवारा, भारतीय संविधान में 33वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची के तहत 28 विषय स्थानीय प्रशासन या ग्राम पंचायतों को दिया गया। ठीक है, ये व्यवस्था की गई। उसके बाद से विकेंद्रीकरण एक मजबूत स्थिति में उभर कर सामने आया और कंटिन्यू चल रहा है। अब अपने राष्ट्र कभी कहता है त्रिस्तरीय व्यवस्था। देखो, एक और है ग्रामीण प्रशासन और दूसरी ओर है नगरीय प्रशासन। ग्रामीण और नगरीय, ये 33वें संविधान संशोधन और ये 34वां संविधान संशोधन, दोनों में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई कि जो शासन है वो 3 स्तरों पर होगा। पहला स्तर क्या होगा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर होगा इसका पंचायत समिति। पंचायत समिति या खंड स्तर या तालुका। तीसरा होगा इसका जिला परिषद। तीसरा होगा इसका जिला परिषद। इधर देखो, नगर पालिका, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर निगम। तीनों के शासन को 3 स्तरों पर बांटे गए, जिसे हम त्रिस्तरीय व्यवस्था कहते हैं, जिसे हम
त्रिस्तरीय व्यवस्था कहते हैं। 2000 की जनसंख्या पर एक गांव, एक से अधिक गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनेगी। 2000 की जनसंख्या से पर एक गांव या एक से अधिक गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनेगी। ग्राम पंचायत के प्रमुख जो होता है वो होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच। सरपंच का चुनाव ग्रामवासी या ग्राम के नागरिक जो निश्चित आयु प्राप्त कर लो वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगा। ग्राम पंचायतों को वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड मेंबर चुना जाता है। वार्ड मेंबर का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से वो वार्ड की जनसंख्या किसके आधार पर? वैश्विक मतलब वैश्विक मताधिकार क्या होता है? एक निश्चित आयु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद वोट देने का अधिकार वैश्विक मताधिकार कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ से सरपंच हो गया। सरपंच की बात क्या करेंगे? वार्ड पंच। वार्ड पंच ये ग्राम पंचायत बन गई। 2000 की जनसंख्या प्लस एक से अधिक गांव जनसंख्या को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है जिसका चुनाव जब ग्राम पंचायत की नागरिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर करेंगे। वार्ड पंचों का चुनाव प्रत्येक वार्ड के वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। पंच दूसरी है स्थानीय ग्रामीण प्रशासन की मध्यवर्ती संस्था क्या कहलाती है? पंचायत समिति। स्थानीय या ग्रामीण प्रशासन की मध्यवर्ती संस्था क्या कहलाती है? पंचायत समिति। तो 5-7 ग्राम पंचायतों को मिलाकर या 10 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रधान होता है और एक उप प्रधान होता है जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब ये होता है कि पहले पंचायत समिति के सदस्य चुने जाएंगे। पंचायत समिति के सदस्य मान लो 10 है या 15 है, तो इन सदस्य में से ही कोई एक प्रधान का चुनाव करेगा। प्रधान का चुनाव हो जाएगा। तीसरे स्तर अपना जिला परिषद। तो संपूर्ण ग्राम पंचायत समितियों मतलब प्रत्येक ग्राम 9-10 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है और एक वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है। इसी प्रकार संपूर्ण जिले को विभिन्न वार्डों में बांटकर वहां से चुनाव होते हैं जो जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। यहाँ जिला प्रमुख होता है जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से। एक उप जिला प्रमुख होता है। जिला प्रमुख का चुनाव जो होता है वो जिला परिषद के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये हुआ अपना ग्रामीण प्रशासन। दूसरी ओर नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन, नगर का मतलब ये होता है जिसकी 75% आबादी गैर कृषि कार्यों में लगी हुई होती हो, मतलब खेती का कार्य नहीं करते हो, उसे अपन नगर कहते हैं। 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हुई होती है, उसे अपन नगर कहते हैं। तो उसका शासन चलाने के लिए 3 स्तर है। एक है नगर पालिका। 20,000 की जनसंख्या पर एक नगर पालिका का गठन किया जाता है। 20,000 की जनसंख्या पर। और नगर पालिका के प्रमुख को चेयरमैन कहा जाता है। क्या कहेंगे भाई? चेयरमैन। जिसका चुनाव कभी प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, कभी अप्रत्यक्ष रूप से। ये तो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। दूसरा है नगर परिषद। 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या पर नगर परिषद का गठन किया जाता है। 20 लाख से 1 लाख की जनसंख्या पर नगर परिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रमुख होता है सभापति। कौन होता है? सभापति। जिसका चुनाव कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तीसरा होता है नगर निगम। 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या पर नगर निगम का चुनाव, नगर निगम का गठन किया जाता है 1 लाख की जनसंख्या के ऊपर, जिसका प्रमुख होता है मेयर या महापौर। मेयर या महापौर कहलाता है। तो ये नगरीय प्रशासन हो गया, ये
ग्रामीण स्वशासन होगा। विकेंद्रीकरण को 3 भागों में इधर बांटा गया है, 3 भागों में इधर बांटा गया है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हुआ और नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा अपन देखते हैं। थैंक यू।